हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 3 है और यहाँ पे हम लोग क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से एनसीईआरटी की बुक जो है क्लास 6 to 8 जो को कंप्लीट करेंगे। तो हम उसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं डियर आज के क्लास, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए थोड़ा सा हम डिस्कस कर देते हैं कि जहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा से पूछा जाता है, ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे याद रखिएगा डियर, ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है, तो ये उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। और यहाँ पे लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है आपका खेती की गई थी, जहाँ पे गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गाय बैल जैसी पशुओं को जो है पालतू बनाया गया था। और उत्तर पूर्व में क्या है, तो गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका विंध्य पहाड़ी कहाँ है और यहाँ कौन सा जो है फसल उपजाया गया था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए सिंधु और इसकी सहायक नदी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका आरंभिक नगर कहाँ फले फूले थे, तो आपका सिंधु और इसकी सहायक नदी पे, ठीक है। कितने वर्ष पहले, तो 47 वर्ष पहले। अगर हम लोग बात करें गंगा और इसकी सहायक नदी, तो यहाँ पे नगरों का विकास कब हुआ था, तो 25 वर्ष पूर्व हुआ था, ठीक है। देखिए, एक इसमें से आता है कि गंगा के दक्षिण का जो आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको क्या कहा जाता है, मगध कहा जाता है प्राचीन काल में, जो कि अभी कहाँ है, ये बिहार में है। और उसमें ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। आज का जो पॉइंट है हम लोग यहाँ से देखेंगे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। तो डियर, आज ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है कि लोग जो है यात्राएं जो है अपने जीवन यापन या अपने व्यापार के लिए करते हैं, है ना। और आज भी लोग, पहले ये वर्षों से चला आ रहा है और आज भी लोग जो है व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। देखिए, यहाँ पे कई वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नई तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। मतलब क्या हुआ कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, तो वो अपनी संस्कृति कुछ जो है हमें दे जाते हैं और हमारी कुछ संस्कृति अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से विचारों का आवागमन जो होता है ये होते रहता है। अब देखिए देश के नाम, अब इसमें से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए, इंडिया तथा भारत जैसा नाम का प्रयोग जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। तो इंडिया शब्द जो है ना, ये इंडस से निकला है। किससे निकला है, इंडस से निकला है। और इसका संस्कृत में मतलब क्या होता है, सिंधु होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडस से निकला, किससे निकला है, तो इंडस से निकला है। इसका मतलब क्या हुआ, तो संस्कृत में इसका मतलब सिंधु कहा जाता है, ठीक है। आपने एटलस में ईरान और यूनान का पता, अब देखिए किसने कहा था, तो ईरान और यूनान का, ठीक है। तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को, देखिए सिंधु को क्या कहा था, हिंदूस कहा था और इंदोस, ठीक है। तो सबसे पहले किसने कहा था, तो ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को कहा था, ठीक है। और इस नदी के पूर्व में स्थित पूर्वी प्रदेश, और इसी नदी के पूर्व में जो आपका प्रदेश है, ठीक है, भूमि प्रदेश को ही इंडिया कहा जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत नाम का प्रयोग जो है उत्तर पश्चिम में, याद रखिएगा किधर, उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोग थे, तो उस समूह के लोग के लिए ये भारत नाम का प्रयोग हुआ था। यहाँ पे इंडिया और भारत दोनों को अलग कर रहा है, ये पूर्वी का बात कर रहा है। ये बोल रहा है आपका ये सिंधु नदी के पूर्व में जो है आपका भूमि प्रदेश है उसको इंडिया, और भारत जो है ये आपको उत्तर पश्चिम में जो समूह के लोग रहते थे उसके लिए जो है इन्होंने भारत का वर्ड इस्तेमाल किया था। तो इस समूह का उल्लेख जो है संस्कृत की आरंभिक लगभग 2500 वर्ष पुरानी देख लीजिए, संस्कृत की आरंभिक 2500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद कितना पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद कितना पुराना है, तो ऋग्वेद जो है ये 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। और अभी जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग भारत कहते हैं और इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं कि तालपत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। ये पांडुलिपि जो है, देखिए ये जो देख सकते हैं हम लोग, ये पांडुलिपि है, ठीक है। और ये पांडुलिपि जो है लगभग जो है 1000 वर्ष पहले लिखा गया था। और किताब बनाने के लिए तार के, उसमें किताब बनाने के लिए ना तार के पत्ते को
काट कर जो है अलग अलग हिस्सों से एक साथ बांध दिया जाता था, जैसे पेज होता है ना उसी तरह। और यह भुज पेड़ की छाल, देखिए भुज पेड़ की छाल याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कौन सा पेड़ का छाल रहता है, तो याद रखिएगा भुज पेड़ का साल रहता है, ठीक है। तो अतीत का जानकारी जो है हमें किससे मिलता है, तो अतीत की जानकारी इनमें से एक तरीका जो है लिखी गई पुस्तक को ढूंढना रहता है और पढ़ना रहता है। पुस्तकें जो रहता है ये हाथ में लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। और इसी पांडुलिपि को अगर हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। तो जैसे कि पता है आपको, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ये एक लैटिन शब्द से बना है। मेनू इसका मतलब क्या होता है, हाथ होता है, ठीक है। तो पांडुलिपिया जो रहता है पत्रों और जो कि हिमालय क्षेत्र में और तालपत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुज नामक पेड़ की छाल से जो है ये तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपि को जो है कीड़ा मकोड़ा जो है खा गया, और कई पांडुलिपि जो है आज भी उपलब्ध है। और ये प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों या विहारों में प्राप्त होती है। और इन पुस्तकों में धार्मिक अब देखिए इन पांडुलिपियों में हम लोग को क्या क्या देखने को मिला है। तो जैसे कि हमें मतलब कि धार्मिक जो त्यौहार होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो राजा की जीवन होता है, औषधि विज्ञान, इसकी चर्चा मिलती है। तो देखिए हमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। तो पूछा जाता है किस किस की हमें जानकारी मिलती है, तो याद रखिएगा धार्मिक मान्यता, व्यवहारों, राजाओं के जीवन और औषधियों तथा विज्ञान, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए, ठीक है। इसकी अतिरिक्त हमें क्या क्या देखने को मिला, तो महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक, ठीक है। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य, अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो किस भाषा में देखने को मिला है, तो ये बहुत कुछ जो है ये संस्कृत में भी मिला है, लेकिन प्राकृत और तमिल में भी है, ठीक है। तो प्राकृत प्रयोग जो रहता है ये आम लोग करते हैं। अब आपको 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा कि संस्कृत, प्राकृत, तमिल, और फिर बोलता है सभी। तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को संस्कृत भी मिला है, तमिल में मिला है और प्राकृत में भी मिला है, ठीक है। तो अब हम अभिलेख का भी अध्ययन जो है कर सकते हैं, और ऐसे लेख जो है पत्थर। अब देखिए अभिलेख क्या होता है, अभिलेख वो होता है ना जो कि किसी हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, जैसे कि पत्थर हो गया, ठीक है, जो कि आपका अशोक लिखवाया करते थे, तो इसको अभिलेख कहते हैं। और क्वेश्चन देखिए ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके द्वारा लिखाया गया है, तो ये अशोक के द्वारा लिखाया गया है, ठीक है। तो लोग जो है उसको पढ़ सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं इसलिए। तो कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख जो भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। देखिए अभिलेख में और क्या क्या देखने को मिलता है, तो राजा रानी की तो मिलता ही है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्या अन्य स्त्री पुरुष के भी विवरण देखने को मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। जो राजा रानी के अलावा जो आम स्त्री पुरुष है, तो उनके बारे में भी जो है हम लोगों को अभिलेख में देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा जैसे जब युद्ध होता था तो लोग विजयी होते थे, तो उसका भी जो है हम लोगों को देखने को मिला है अभिलेख में। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लगभग जो है 2250 वर्ष पुराना ये एक अभिलेख है, जो कि अभी वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा कहाँ से मिला है, अफगानिस्तान के कंधार से मिला है। और ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। और इस शासक के विषय में हम लोग जो है क्लास 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है, जब हम लोग लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपियाँ जो रहती है अक्षर या संकेत से बनी हुई रहती है। और जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 भिन्न लिपियों। अब क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है इस तरीके से कि जो अशोक का जो अभिलेख मिला है वो किन लिपियों में मिला है, ठीक है। तो देखिए यूनानी तथा अरामेइक देख लीजिए, अरामेइक, ठीक है, इन नामक इस लिपि से मिला है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको करिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो डियर आपको ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे जो है हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते जाएंगे, ठीक है।
जो कि बस आपका एनसीईआरटी का रहेगा। तो देखिए इसके अतिरिक्त जो है अन्य कई वस्तुएँ अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी और ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति, अब देखिए पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो अतीत के बारे में जो लोग पढ़ते हैं ना, उसके जो अध्ययन कहते हैं उसको हम लोग पुरातत्वविद कहते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि पुरातत्वविद किसको कहते हैं? तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों, ठीक है, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों और आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। और इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती है और ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि पुरातत्वविद जो है किस चीज़ से जो है वो अतीत की जानकारी लिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे से देखिए प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग जो है 47 वर्ष पूर्व होता था और ये एक पुरानी चांदी का सिक्का है और इस तरह के सिक्कों का प्रयोग जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता है। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों में ये सिक्के कैसे वीन है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। पुरातत्वविद एक बार अच्छे से देख लीजिएगा कि ये किस किस चीज़ से जो है अतीत का अध्ययन करते थे। डायरेक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस पूछा गया है। ठीक है, तो पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे और इससे उन्हें ये जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचे होते थे, यानी अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो वह जले हुए रूप में भी बचे रहते हैं। ठीक है, तो देखिए वो जानवर का जो हड्डी होती है ना और मछलियों का हड्डी, ये भी ढूंढते थे। इससे उन्हें ये जानने को मिलता है कि वो जो है अतीत में क्या क्या खाया करते थे। और अगर कुछ अन्न के दाने जो है जल जाता था तो उससे ये पता लगाते थे कि वो जो है अतीत में उसका इस्तेमाल किया करते थे या नहीं। तो पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहास का प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इतिहासकार उन्हें कहते हैं। अब देखिए ये इतिहासकार किन्हें कहते हैं? तो जो कि अतीत का अध्ययन करते हैं और जो स्रोत होता है ना उसी से वो अतीत के बारे में जानते हैं। जैसे स्रोत होता क्या है, जैसे कि अगर हम लोग अभिलेख बोले तो अभिलेख भी तो एक स्रोत हुआ जिससे कि वो अतीत के बारे में जान रहा है। ठीक है ना, अगर वो खुदाई करके वो मतलब कि बर्तन नहीं निकाल रहा है, ठीक है ना, तो इससे भी क्या हुआ, वो एक तरह का स्रोत हुआ जिसे वो अतीत के बारे में जान रहा है। तो स्रोत, इसी स्रोत की सहायता से जो है वो अतीत का जो है पुनर्निर्माण करते हैं कि हाँ अतीत में क्या क्या होता था, किन किन चीज़ों का लोग इस्तेमाल क्या करते थे और वो लोग क्या क्या खाते थे, क्या क्या पहनते थे। ठीक है, तो इतिहासकार तथा और पुरातत्व जो होते हैं ना एक तरह जासूस की तरह होते हैं जो कि सभी स्रोत का प्रयोग करते हैं, प्रयोग जो है एक स्वाग की तरह करते हैं और अतीत के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अब ये स्टेटमेंट अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आज हम यहीं रखते हैं, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।